नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आइए मैं आपको आज भारतीय राजनीति के कुछ पुराने पन्नों की तरफ ले चलता हूं। ये 1994 का साल था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव के वक्त विजय भास्कर रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बल्कि यूं कहूंगा कि कांग्रेस आलाकमान के लिए ये जीने मरने का सवाल था। और इसका सबसे बड़ा कारण थे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि राव साहब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री दोनों पदों को सुशोभित कर रहे थे, योग्य आदमी थे। लेकिन जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो नरसिम्हा राव के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। नंदमूरी तारक रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल करके कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं कि किस तरह फिर कांग्रेस सिमटना शुरू हो गई। आंध्र के चुनावी नतीजों के कुछ ही हफ्तों बाद राव कैबिनेट में नंबर 2 रहे अर्जुन सिंह के नेतृत्व में यूपी के दिग्गज नारायण दत्त तिवारी, शीला दीक्षित, माखनलाल फोतेदार, नटवर सिंह समेत कई कांग्रेस दिग्गजों ने बगावत का झंडा उठा लिया। अंततः 1.5 साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की भद्द पिट गई और राव साहब को प्रधानमंत्री पद के बाद कांग्रेस की सदारत भी छोड़नी पड़ गई। अब आते हैं 2002 के साल में। तब लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी भारतीय जनता पार्टी यूपी में भी सत्ता पर काबिज थी और राजनाथ सिंह के हाथ में प्रदेश की कमान थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिट गई, वह तीसरे नंबर पर चली गई। नतीजा ये हुआ कि 2004 के लोकसभा चुनाव में फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा ध्वस्त हो गया और अटल जी को दिल्ली की सत्ता से रुखसत होना पड़ गया। और इसके साथ ही उनकी राजनीतिक पारी का भी नरसिम्हा राव की तरह अंत हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इन सबकी चर्चा कर क्यों रहा हूं। दरअसल 2022 में भी देश एक ऐसे कर्तव्य पथ पर निकल पड़ा है। याद आ गया ना आपको, कर्तव्य पथ आपने कल देखा होगा, राजपथ से कर्तव्य पथ का शो। तो देश एक ऐसे कर्तव्य पथ पर निकल पड़ा है जिसमें 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हो। पर उसके पहले यानी आज से 2.5 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, जब पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है। गुजरात में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त एंट्री की है। जबरदस्त जोर आजमाइश करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है गुजरात में। गुजरात का इस बार का विधानसभा चुनाव एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब पूरे देश में मोदी मैजिक उतार पर है। नीतीश कुमार उत्तर भारत में जातिगत जनगणना के बारूद में माचिस की तीली लगा चुके हैं और इसके बाद हिंदुत्व की सियासत को जो एकमात्र खेवरहार दिख रहा है वो गुजरात का जनमानस है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य ने इतना बड़ा और हिंसक पाटीदार आरक्षण आंदोलन देखा हो, क्या वहाँ हिंदुत्व का चश्मा अब भी पाटीदार, ठाकुर, आदिवासी, दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि समुदायों पर हावी है? क्या गुजरात में मूंगफली के औने पौने दामों से मिलने से परेशान किसानों का दर्द खत्म हो गया है? क्या बिजनेस स्टेट कहे जाने वाले गुजरात में जीएसटी और नोटबंदी की मार से लोग उबर गए हैं? क्या पेंशन और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगें सरकार ने मान ली है? क्या कपास के किसानों के अच्छे दिन वापस आ गए हैं? ये सब वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द गुजरात के मतदाताओं की वोटिंग और उनकी प्राथमिकताएं तय होनी है। और बहुत साफ साफ कहा जाए तो इन सब मुद्दों पर सिर्फ 2 नेता फिलहाल बात करते दिख रहे हैं,
एक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। पर इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी का अपने गृह राज्य में जलवा किस हद तक अब भी बरकरार है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात में मौजूदा दौर में एक ऐसे मुख्यमंत्री बिठा दिए गए हैं जिन्हें पूरे देश की तो छोड़िए, गुजरात में भी अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है कि उनका मुख्यमंत्री है कौन। आपको याद है, अगर मैं पहली बार एकदम आपसे पूछूं कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि है कौन, नाम ही नहीं सुना। बेचारे भूपेंद्र पटेल इतने लो प्रोफाइल हैं। इसके अलावा राज्य में भाजपा के तमाम कद्दावर नेता, चाहे वो नितिन पटेल हो या आरसी फल्दू या कोई और, सबके सब या तो पार्टी के मौजूदा नेतृत्व द्वारा को भवन में बैठा दिए गए हैं या खुद ही बैठ गए हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतों ने भी गुजरात सरकार की छवि पर बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है। यहां तक कि जाति समीकरणों के मामले में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इतना उलझा दिया है, यूं कहे कि आम आदमी पार्टी ने घर घर में वोट बांट दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलग सौराष्ट्र राज्य का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है, जो भाजपा के अखंड गुजरात के नारे को तार तार कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बार कौन मणिशंकर अय्यर आएंगे जो ऊट पटांग बयान देके भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दे देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दरअसल मोदी जी की परेशानी गुजरात हारने से ज़्यादा इस बात से है कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किल हालात दिख रहे हैं, उसमें एंटी मोदी भाजपाइयों को मोदी शाह पर खुलकर हमला करने का विकल्प मिल जाएगा अगर गुजरात में चुनाव हार गए। याद कीजिए पिछले 3 साल के हिमाचल के 3 उपचुनाव नतीजों को। तब वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार का ठीकरा सीधे सीधे पार्टी की केंद्रीय सरकार की नीतियों पर फोड़ दिया था। इसलिए यदि गुजरात का नतीजा उल्टा होता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी, सुशील मोदी, शिवराज सिंह चौहान, येदियुरप्पा, ये सब जयराम ठाकुर से भी कई गुना ज्यादा आक्रामक नजर आ सकते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों खून के घूंट पिए बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ को जिस तरह सीमित करने की कोशिश दिल्ली दरबार करता रहा है, तो वो भी क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और बड़ा सवाल अडानी का भी है। क्या राहुल गांधी और केजरीवाल की आक्रामकता को देखते हुए ये माना जा सकता है कि गुजरात की सत्ता पर कब्जा करने की सूरत में अडानी को इनकी पार्टियां चैन से रहने देंगी? निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि इन सबका लक्ष्य अडानी के रूप में मौजूदा भाजपा की मौजूदा सप्लाई लाइन को काटना होगा, जिससे 2024 का रास्ता आसान हो सके। इसलिए यह माना जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात का चुनाव भाजपा से ज़्यादा मोदी शाह के लिए क्वालिफाइंग राउंड है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। दरअसल खेल अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत बिगाड़ दिया। जब तक अरविंद केजरीवाल शहरी हिस्से से दूर थे, कांग्रेस के गढ़ में थे, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने शहरी क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू किया, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी। सस्ती बिजली, स्कूल, एजुकेशन के मामले गुजरात में एक बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर गुजरात में केजरीवाल इतनी एंट्री नहीं करते तो शायद सीबीआई और ईडी दिल्ली में इतनी बड़ी दस्तक नहीं देती। और बीजेपी और खास तौर से मोदी और शाह के लिए मजबूरी है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में शहरी वोट काटे तो भाजपा बहुत परेशानी में आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मोदी और शाह परेशानी में आ सकती है। होगा क्या, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की इससे ज़्यादा सटीक खबरें कोई मिलती नहीं है। मत देखिए गोदी मीडिया को, क्योंकि वहाँ पे कर्तव्य पथ और राजपथ या सिर्फ हिंदू और मुसलमान नजर आएगा। सच देखना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।